हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बैंकिंग चैप्टर को फिनिश करेंगे पार्ट 2 के साथ, जो कि है सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। क्योंकि आपके टर्म 1 के अंदर सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आपके सिलेबस में है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। और बैंकिंग चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कमर्शियल बैंक पार्ट 1 के अंदर और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज सिलेबस में साफ साफ इसका जिक्र है। तो अभी बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, और सेंट्रल बैंक क्या है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्यों सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान समझना, वीडियो क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है बिकॉज थोड़े से फंक्शंस हैं, उन सबको पढ़ लेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और मनी भी खत्म हो गया आपका, बैंकिंग भी खत्म हो गया, इसका बहुत जल्दी टेस्ट होगा एमसीक्यू सीरीज में, तो ध्यान रखना, आप इसकी प्रिपरेशन भी जारी रखना। बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इस तरीके से क्लास देखो, इसका सिंबल है। तो अभी सेंट्रल बैंक है क्या, ध्यान से समझना। इट इज एन एपेक्स बैंक। बेटा एपेक्स का मतलब क्या होता है, जो पूरी की पूरी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कि हमें बिहेव कैसे करना है, उसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो पूरी इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इट इज सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग इन अ कंट्री। इन इंडिया इट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। इंग्लैंड का है क्लास बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका का है फेडरल रिजर्व सिस्टम। और आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ वो कब हुआ, 1935 में, लेकिन जो एक्ट पास हो गया था वो 1934। तो ये आपको एक डेट ध्यान रखने की, आरबीआई वाज स्टैब्लिश इन 1 अप्रैल 1935, बट आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 का एक्ट है। और आरबीआई का जो मेन मोटो है वो है स्टेबिलिटी लेके आना, पब्लिक का वेलफेयर करना, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, और इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है बिल्कुल भी। पूरे देश के जो बैंकिंग सिस्टम है उसे कंट्रोल करना, सरकार को बहुत सारी सलाह देना, फाइनेंशियल मैटर पे सरकार की मदद करना, ये बहुत सारे फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटर, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जो बैंक्स को ग्रो करने में मदद करता है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को, और क्लास सरकार को भी मदद करता है, सरकार को फंडिंग भी करता है, पैसे देता है सरकार को जब देश में महामारी होती है। लास्ट ईयर आपको पता है कोविड के चक्कर में क्लास आरबीआई ने बहुत बड़ी रकम जो है वो क्लास सरकार को दिया, क्योंकि सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कम आ रहा था, लोगों के पास जॉब थी नहीं, तो टैक्स कहां से आता, तो आरबीआई ने बहुत मदद की। इवन क्लास देश में इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, उसे कंट्रोल करने का काम हो, तो वो भी आरबीआई का है। तो आरबीआई क्लास बहुत अच्छी बॉडी है, जिसका जो कहीं ना कहीं हमें इस बात का भरोसा दिलाती है कि हम अपना बैंक में पैसा सेफली जमा करके रख सकते हैं, और बैंक हमें हमारा पैसा दे भी देगा। कोई इंसान अगर भाग भी जाता है तो बैंक हमारा पैसा लेकर नहीं भागेगा, इस बात की इंश्योरिटी हमें सेंट्रल बैंक से मिलती है। ओके, तो अगर हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करें, सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन करता है, तो सबसे पहला बेसिक फंक्शन आप सबको पता है कि करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। यहां पे दो क्वेश्चन आप ध्यान रखना। सेंट्रल बैंक का पुराना नाम क्या है, बैंक ऑफ इशू, पहली बात ध्यान रखना। सेंट्रल बैंक का ओल्ड नेम क्या है क्लास, बैंक ऑफ इशू। और इशूइंग अथॉरिटी करेंसी नोट, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज द एक्सक्लूसिव राइट, यानी पूरा का पूरा एकाधिकार है इसके पास नोट छापने का। 20th सेंचुरी में क्लास इसे बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता था। क्या कहता, बैंक ऑफ इशू। और सेंट्रल बैंक इज द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग करेंसी नोट विच इज अ लीगल टेंडर। आपने देखा होगा जब मोदी जी ने क्लास एक बार जब नोट बंद कर दिया था 500 और 1000 का, तो उन्होंने कहा था कि आज से ये 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे रात 12 बजे से। मतलब सबने बोला कि यार हमारे पास जो पैसा हम क्या करेंगे, सारा वेस्ट हो गया, बिल्कुल कागज हो गया। तो बैंक ने बोला कि आप इसे जाकर हमें दे दो और हम आपको नए नोट दे देंगे, लेकिन एक लिमिटेशन में। और इतनी भीड़ लगी बैंक के बाहर, मतलब वो मंजर बहुत ही डरावना था कि किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, किसी को इलाज कराना था, किसी को घर में किसी की बेटी की शादी थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो सारे 500 सब लोग 500 1000 के नोट में ही रखते हैं सारी चीज़ें। अभी भी देखो जो मेजर नोट होगा वो 500 का होगा या 2000 का होगा। तो बड़े नोट दो ही थे 500 1000 के, वो बंद कर दिए गए। फिर 2000 का नोट लाया गया, 200 का लाया गया, काफ़ी सारे चेंजेस आए, बट हमको वहाँ नहीं जानना। हमको ये जानना है कि लीगल टेंडर मनी वो मनी है जो कानूनन वैलिड है, विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, अप्रूव बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी करेंसी नोट आपके पास है, 100 200 1000 2000, 1000 तो नहीं है खैर, 500 और 2000 का जो भी नोट है वो सारा का सारा क्या है क्लास, लीगल टेंडर मनी है। मतलब इजीली कोई भी उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे लेने से कोई मना आपको नहीं कर सकता। लेकिन एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 रुपी कॉइन इज इश्यूड बाय, 1 रुपी कॉइन कौन इशू करता है, तो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि आप कहीं आरबीआई पर टिक कर दो 1 रुपी कॉइन के बारे में। ठीक है,
बाकी सब जो है वो आरबीआई इशू करता है। 1 रुपी कॉइन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। देखो, हम लोगों को पैसा जमा करना है, हम कमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं। सरकार को पैसा जमा कराना होगा, सरकार कमर्शियल बैंक में नहीं जाएगा, सरकार जाएगा सेंट्रल बैंक में, ज्यादा फेथ वहां पे है। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट को जो भी एक कमर्शियल बैंक जो है अपने डिपॉजिटर को जो भी फैसिलिटी देती है, कमर्शियल बैंक आम जनता को, पब्लिक को, मुझे, आपको, कमर्शियल बैंक से हमें जो भी सुविधा मिलती है, जो भी बैंकिंग फैसिलिटी हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं, कमर्शियल बैंक जो है वही सेम फैसिलिटी आरबीआई से लेता है, और सरकार भी वही सेम फैसिलिटी आरबीआई से लेता है। मतलब कि हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक, हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक। तो सरकार खाता खोलेगी सेंट्रल बैंक में, समझ रहे बात को। तो बैंकिंग फैसिलिटी सरकार को कौन देता है क्लास, ये जो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी देता है। इवन क्लास मुसीबत के टाइम पे ये लोग लोन भी देते हैं, मतलब आरबीआई जो है वो सरकार को लोन देता है कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख के। तो देखो, ये पब्लिक है और ये कमर्शियल बैंक है और ये है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। तो हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, तो हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे जिस रेट पे, उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि पब्लिक अगर कमर्शियल बैंक से लोन लेती है जिस रेट पे, उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेगी उसे बोलेंगे बैंक रेट या रेपो रेट, यानी द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट और रेपो रेट। क्लियर है? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, या आप कह सकते हो द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो पैसा देता है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट और रेपो रेट, शॉर्ट टर्म रेपो रेट, लॉन्ग टर्म बैंक रेट। ओके। अब कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है तो वो आरबीआई को लोन दे देते हैं जिस रेट पे, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि क्लास अगर आरबीआई के पास सरप्लस पैसा है, सॉरी कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार दे देता है, ये सरप्लस पैसा हम यहाँ वहाँ कहाँ खर्च करें, उसे आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई उसे ब्याज देता है, जिस रेट पे ब्याज देगा उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आई होप पब्लिक जो है जिस रेट पे लोन लेती है कमर्शियल बैंक से उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से, यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को मदद करता है। इवन ये आरबीआई क्लास सरकार को भी मदद करता है, सरकार को भी ये आरबीआई लोन देता है। और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन आरबीआई से लेता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे देगा आरबीआई को लोन उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलो एक सेकेंड, अभी आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आप समझ गए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो। यहाँ पे इशूइंग करेंसी नोट भी हो गया। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटी जो है, गवर्नमेंट को जो सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटी है वो कौन देता है बेटा, गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी कौन देगा, आरबीआई। बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, गवर्नमेंट को जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो आगे पढ़ते हैं इसके बाद। तो आपने फीचर ध्यान रखने हैं, जितने फीचर मैंने बताए। सबसे पहला इशूइंग करेंसी नोट्स है, दूसरा है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तीसरा है बैंकर्स बैंक। तो ये मैंने बता दिया आपको। बैंकर्स बैंक क्या होता है, बैंकों का बैंक। बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों का जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। तो मैंने बता दिया आपको सारी चीजें। कमर्शियल बैंक जो है मुसीबत के टाइम पे आरबीआई से लोन भी ले लेती है, और क्लास सरकार भी आरबीआई से लोन लेती है। आरबीआई सरकार की मदद करता है पॉलिसी मेकिंग में। जैसे अगर मैं इससे पिछले पॉइंट की बात करूं, इससे पिछले पॉइंट की, बैंकर्स टू गवर्नमेंट में, तो जो देश की पॉलिसी होती है या फाइनेंशियल मैटर है, देश का जो भी फाइनेंशियल मैटर है, उस मैटर में आरबीआई जो है वो हेल्प करता है, किसकी, गवर्नमेंट की। देश की पॉलिसी बनाने में आरबीआई सरकार की मदद करता है, फंड भी देता है सरकार को। इनके पास कुछ पैसा, ऐसे इनका मोटो प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता आरबीआई का, लेकिन कई बार ये पेनल्टी लगाते हैं बैंक्स के ऊपर, बैंक सही से काम नहीं कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है अकाउंट्स में, पेनल्टी लगाता है, या कुछ ऐसी सर्विसेज जो देता है जिनसे इनको पैसा मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारा का सारा क्लास उस पैसे से सरकार की मदद भी करते हैं क्रिटिकल टाइम पे। सुपरवाइजरी बैंक कौन होता है,
सुपरवाइजरी बैंक वो बैंक है जो मतलब आरबीआई इज सुपरवाइजरी बैंक, आरबीआई को ही बोल रहा हूं। तो आरबीआई सारे के सारे कमर्शियल बैंक को ओवर एंड अबव नजर रखता है। बैंक सीआरआर एसएलआर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बैंक नॉन जो है अब एनपीएज है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, बैंक खाते सही से बना रहे हैं कि नहीं, पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं तो उनको लौटा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर ब्याज दे रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जिससे देश में आम जनता का नुकसान हो। ये सारी चीजें जो हैं वो क्लास चेक करने काम किसका है, सुपरवाइजर की तरह जो है सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम पे नजर रखने का काम किसका है क्लास, ध्यान रखना, सुपरवाइजरी बैंक यानी कि आरबीआई। तो आरबीआई एक सुपरवाइजरी बैंक की तरह भी है। नेक्स्ट है लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंकों को वित्तीय महामारी होती है, पैसों की दिक्कत होती है, कमर्शियल बैंक के पास आखिरी रास्ता क्या है, सेंट्रल बैंक। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है, उसको पैसों की जरूरत है, लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में उसे मदद कौन करेगा, आरबीआई, क्योंकि ये लोग आरबीआई में सीआरआर को मेंटेन करते हैं। तो ये बस पॉइंट इतना ही है, लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट। तो फीचर के बारे में आप ध्यान रखना कि फीचर जितने भी है ना क्लास, उनको पता होना चाहिए, उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो कहीं से भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जो मैंने कुछ नाम बताए, सेंट्रल बैंक का बैंक ऑफ इशू है, कब आया आरबीआई एस्टैब्लिश, कब वो एक्ट कौन सा है, तो इस तरह से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो कोई भी चैप्टर होता है ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लेगा, और रिवीजन के टाइम पे वो काम आएगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखने का काम किसका है बेटा, आरबीआई का। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार मेंटेन रखती है, चाहे वो कोई भी करेंसी हो, डॉलर हो क्लास, पाउंड हो, कोई भी फॉरेन करेंसी हो, उसका भंडार हर कंट्री अपने पास रखती है। और उसको अपने पास रखता कौन है क्लास, उस कंट्री का सेंट्रल बैंक, हमारी कंट्री में आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है क्लास, फॉरेन करेंसीज को मैनेज करता है, जो भी बाहर देश से करेंसी आ रही है जा रही है, उसका भंडार अपने पास मेंटेन करके रखता है। कल को सरकार को जरूरत पड़ेगी बाहर से कुछ खरीदने के लिए, तो क्लास उस सिचुएशन में आरबीआई इनकी मदद करेगा। तो आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखता है। आरबीआई ही एक बैंक है, रिजर्व बैंक है, जो फॉरेन करेंसी रखता है, कमर्शियल बैंक नहीं रखते, ठीक है। लास्ट है क्रेडिट कंट्रोल। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो लोग ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो इस सिचुएशन में इसे कंट्रोल कौन करता है क्लास, आरबीआई। आरबीआई इस सिचुएशन के अंदर मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है क्लास, रेस्ट्रिक्टेड, कि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा ना जाए, क्योंकि पब्लिक डिमांड ज्यादा कर रही है, डिमांड ज्यादा करने से प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे, अमीरों को फर्क नहीं पड़ेगा, देश में ज्यादा जनता गरीब है। तो क्लास इस सिचुएशन में आरबीआई मनी सप्लाई को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है, मंदी चल रहा है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, खरीदने ही नहीं जा रहे, तो सामान सस्ता मिलने लगेगा, लोगों की नौकरी चली जाने लगेगी। तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइस बढ़ता है तो आरबीआई मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है। डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई मनी सप्लाई को लिबरलाइज करता है, यानी आजादी देता है कि यार पब्लिक के पास जाने दो पैसा, पब्लिक को पैसा देंगे लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। आपने देखा होगा लास्ट ईयर निर्मला सीतारमन ने शायद 20 लाख करोड़ का कोई बजट निकाला था कि हम जनता में 20 लाख करोड़ रुपए देंगे, राहत पैकेज। उसके लिए एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता मुझे, बट मुझे जो ध्यान आ रहा है वो 20 लाख करोड़ रुपए है कि वो हम जनता में डालेंगे, मतलब कि पब्लिक को देंगे पैसा। पब्लिक को डायरेक्टली नहीं देंगे, हम देंगे बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन जो है वो काम करेंगे, काम बढ़ाएंगे, लोगों को हायर करेंगे, लोन की तरह। उन्होंने लोन जो बांट दिया था, हालांकि जनता को कुछ मिलता नहीं सरकार की तरफ से। तो इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़ेगा, मनी सप्लाई को सरकार रेस्ट्रिक्ट कर लेगी। डिफ्लेशन में लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो जान डालने के लिए इकोनॉमी में तो क्लास सरकार क्या करती है, या जो गवर्नमेंट है आरबीआई है, वो मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर देता है कि जाने दो पब्लिक के पास पैसा। यहाँ पब्लिक को पैसा बांटा जाता है, यहाँ पब्लिक से पैसा ले लिया जाता है। इन दोनों को कंट्रोल करने का जो काम है वो आरबीआई का है, और उस आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे किया जाता है तो वो टर्म 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, टर्म 1 में आपका नहीं है। फिर भी कोई बच्चा बोलता है सर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव करा दो, तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के इसके अलग से एक वीडियो बना के करा दूंगा, बट मेरी नजर में ये टर्म 1 के अंदर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्लास होता है क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि अगर देश में ज्यादा पैसा है, क्रेडिट क्रिएट करने काम किसका, कमर्शियल बैंक का। कैसे करता है, 1/LRR, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया है। क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। कौन सी पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज किया जाता है।
इस तरीके से क्लास आपके क्वेश्चंस 1-1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपने यहाँ तक अच्छे से कर लिया, आपका टॉपिक जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, यानी हमारा गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे। हमने इंडियन इकोनॉमी में 2 चैप्टर निपटा दिए हैं। आई होप आप इंडियन इकोनॉमी के 2 चैप्टर और मनी बैंकिंग इसका ये खत्म कर लोगे। मैं इसके मिक्सअप एमसीक्यू पूछने वाला हूँ बहुत जल्दी आपको। और उसके बाद जो बचेगा 3, 4, 5, 6 बचेगा, उसके अंदर यहाँ बजट बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, और हमारा सिलेबस टर्म 1 का पूरा खत्म। रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू बनाएंगे, टेस्ट लूंगा आपका क्लास, टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, काम को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, कोई भी काम की वीडियो, अगर आपके साथ कोई मैसेज शेयर करना हो तो इंस्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, लाइव क्लास कोई लगानी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेल आइकन सब लोग दबा देना प्लीज, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।